हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। नथिंग काइंड ऑफ एनी फाइनेंशियल एडवाइस हियर। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं पहले ही कि हमारे यहाँ बताए हुए कोई भी स्टॉक के लिए हम कोई सेल या बाय रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। जस्ट हमारा पर्पस है आपके लिए कुछ ऐसी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को लेके आना जो इतनी नोन नहीं है लेकिन आगे पोटेंशियली अच्छा कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि वो करेंगी, तो प्लीज अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की हम जो कंपनी लेके आए हैं, जैसे हमने थंबनेल में बताया आपने, वो है एमएएस फाइनेंशियल, या इसको हम मैसफिन के नाम से ये बीएसई में है, या हम इसको मास फाइनेंशियल बोल सकते हैं। ये कंपनी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से 25 प्लस ईयर से लगभग ये मार्केट में है और कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली अपने असेट अंडर मैनेजमेंट को 25% के सीएजीआर से लास्ट 25 ईयर से ये बढ़ा रही है। वो हम सारा इस वीडियो में जानेंगे आगे। और इस हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये मैस्फिन आने वाले टाइम में बजाज फाइनेंस बन सकती है क्या? इसका हाई आरओए है, लो प्राइस टू बुक वैल्यू है, हाई ग्रोथ है सेटलमेंट मैनेजमेंट का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बसंत महेश्वरी जी, आई थिंक जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं कि ही इज वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टर इन इंडियन कम्युनिटी। और उन्होंने रिसेंटली अपना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें डाला है अगस्त एंड में ही। और जिससे ये हमें लगता है कि इस पर वो भी काफी बुलिश है। और बाकी तो कंपनीज में काफी हैं। हम देखते हैं, जैसे हम बताया आपको कि एमएस फाइनेंशियल पे एमएस फाइनेंशियल में बसंत महेश्वरी जी का आपने देखा यहाँ पर कि 9 अगस्त को इन्होंने परचेज किया काफी बल्क अमाउंट में। और ऐसे ही एक सोसाइटी जनरल है, ये काफी फेमस एक एयूएम है। उन्होंने भी इसमें परचेजिंग करी, बहुत बल्क परचेजिंग हुई है इसके अंदर। और इसके से लगता है हम आगे भी देखेंगे, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, कहेंगे कितना स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिससे लगेगा कि हाँ, इस पे काफी बुलिश है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह हम लोग आज कंपनी के बारे में जानेंगे, मैनेजमेंट से मिलेंगे, मैनेजमेंट से थोड़ा-सा समझेंगे उनके बारे में कि ऐसा काम वो कैसे कर पा रहे हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कुछ नेगेटिव्स जो हमें लगे हैं इसमें वो हम ज़रूर बताएँगे और फिर हम इसमें स्टॉक की समरी देंगे। मैं आपको थोड़ा-सा सा बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि हम प्रमोशन कर रहे हैं कंपनी का, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी हमारा चैनल इस लेवल पे है ही नहीं कि कोई हमें अप्रोच करे और प्रमोशन के लिए। हम केवल कंपनी का एक क्लैरिटी लेके आते हैं कि ऐसा कंपनी में गुड्स हैं और ये इसमें ऑड्स हैं, ये इसमें फेवर हैं। बाकी आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। तो हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन नहीं करते हैं। कंपनी हम देखते हैं, अच्छी लगती है तो उसके बारे में हम वीडियो बना लेते हैं। शुरू करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत कमेंट्स आ रही हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, सर आप उस पे वीडियो बनाइए और थैंक्स कर रहे हैं। तो मैं आपको बस कहना चाहता हूँ कि हर बार थोड़ा-सा कोशिश करेंगे हम लोग कि आपके वीडियोज़ को भी हम शामिल करें अपने अपने वीकेंड वीडियोज़ में। और ऐसे ही प्यार बढ़ता रहा, आपने ऐसे ही सब्सक्रिप्शन हमारा बढ़ता रहा, तो हम ज़रूर वीक में 2 वीडियो को भी लेके आएँगे आने वाले टाइम में। अभी क्या है कि हम खुद भी अपना एनालिसिस करते हैं, तो हमें कुछ भी खुद भी अच्छी कंपनी मिलती है, तो हम उसको भी लेके आते हैं। और आपने जो हमें जो एडवाइस की है, उनको भी हम ज़रूर आगे आने वाली वीडियोज़ में शुरू करेंगे। और तो अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो पे। और एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो कंपनी है, वो बेसिकली काम करती है माइक्रो एंटरप्राइजेज़ लोन, टू व्हीलर लोन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, यूज्ड कार लोन, सैलरीड का पर्सनल लोन, एनबीएफसी लोन एंड हाउसिंग लोन। आपको हम बता देते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक एनबीएफसी में आती है। एमएएस एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, लाइक बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस बहुत लीडर है, इस टाइम मार्केट लीडर है एनबीएफसी का। लेकिन बजाज फाइनेंस अभी आप देखेंगे तो कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, इतना परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। उसका भी कुछ रीजंस है, मैं आपका आपको आगे बताएंगे कि क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है और क्यों ऐसी कंपनी है कि जो एमएएस ऐसी कंपनी है वो आगे परफॉर्म कर सकती है। तो हमने जाना कि कंपनी जो बेसिकली है वो लोन्स में है, एनबीएफसी कंपनी है। आपको किसी प्रकार का लोन चाहिए तो ये लोग देते हैं। अभी ये अपने नेटवर्क जो है इनका, हम इसमें अगर नेटवर्क में जाते हैं तो ये लोग अभी अपने 165 इनकी फिजिकल ब्रांचेस हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली में। और जिससे ये उनके थ्रू ये 10,500 लगभग 10,000 प्लस सेंटर्स इन्होंने केटरिंग करते हैं अपनी उन ब्रांचेस से।
तो देख सकते हैं कि इन्होंने अपना जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो वेस्ट में, सेंटर में, साउथ में, अभी एक तरीके नॉर्थ में, दिल्ली में, इस तरीके से इन्होंने बढ़ाया है जिससे कि ये लोग आगे पैन इंडिया में इनका 200 प्लस ब्रांचेस करना इनका भी एम है इस साल के लिए। तो ये काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ये कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं, कौन ये कंपनी चला रहे हैं, कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ पा रही है। तो मिस्टर कमलेश गांधी, मिस्टर मुकेश गांधी, ये दोनों कंपनी के फाउंडर एंड को-फाउंडर हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको अपनी कंपनी को चलाने में, और आप इनका जो कभी इंटरव्यूज़ भी काफ़ी आते हैं कमलेश गांधी ऑन टीवी, ऑन सीएनबीसी एंड ऑल, तो आप उनको भी देख सकते हैं। हमने एक वो लिया है स्क्रिप्ट, जिन्होंने एक बोला है कि इन्होंने कि कमलेश गांधी जी ने कि हम लोग 1000 करोड़ के एयूएम को टच करेंगे 2025 में, क्योंकि इनको इनको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि लास्ट 25 सालों से ये 25% के सीएजीआर से बढ़ रहे हैं, और अब इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस में भी अपना एक ग्रोथ दिया है कि हम लोग 30% से ग्रो कर रहेंगे हाउसिंग फाइनेंस में। ये बहुत बड़ा बड़ा फिगर है कि आप किसी भी सेक्टर में आप 30% से आप अपने उस कोर फील्ड में आप ग्रो करेंगे, तो ये अच्छा अच्छा फील्ड है। अब मैं आपको बताऊँ कि इनके अलावा, फाउंडर्स के अलावा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन है, जिसका ना बैक ऑफ द माइंड किसका है, जिसमें जिसमें ये लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अपार्ट फ्रॉम फाउंडर्स एंड ऑल, ये अलग लोग हैं, जैसे कि मिसेस दर्शना पांड्या, द डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं। इनको मोर देन 90 रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद इट्स मोर देन 90 एनबीएफसी, एमएफआई एंड एनबीएफसी पार्टनर्स। और बाला भास्करन, आप इनको देखिए कि आईआईटी मद्रास से इन्होंने इंजीनियरिंग किया, एमबीए आईआईएम बैंगलोर से, फिर सीएफए, इक्फाई है। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। चेतन शाह जी हैं, 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने काफ़ी दूसरी बैंक्स में काम किया है, नागपुर कोऑपरेटिव बैंक एज़ ए मैनेजर वहाँ रहे हैं, सीए हैं। उमेश रजनीकांत जी हैं, इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, 35 साल का इनको एक्सपीरियंस है। मिसेस दक्षिणा निरंजन जी हैं, इन्होंने माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी अच्छा ये आईआईएम ग्रेजुएट हैं, अहमदाबाद से ग्रेजुएट हैं फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, लाइक टेक्सटाइल, केमिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज़ का, और यूएस वगैरह में भी इन्होंने काम किया है। मिस्टर नारायण सदानंदन जी हैं, जो कि इनके ही वाज़ एडवाइज़र फॉर द इक्विटी कैपिटल मार्केट, एसबीआई कैपिटल मार्केट, और एसबीआई फंड प्राइवेट लिमिटेड, और 3 डिकेड्स तक वो 30 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी में जो माइंड है, जो ब्रेन्स हैं उस कंपनी को चलाने के लिए, अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी वो कैपेबल हैं, एजुकेटिव हैं, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। कंपनी अभी अभी माइक्रो कैप टू स्मॉल कैप सेक्टर में है, और इसलिए हमें काफ़ी बुलिश हैं पर्सनली, लेकिन कोई रिकमेंडेशन अगेन नहीं है किसी भी प्रकार का कि ये आगे ये बढ़ सकती है। चल रहे हैं स्क्रीनर पे, और हम देखते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में माइक्रो कैप मार्केट कैप 4800 करोड़, लगभग 5000 करोड़ का माइक्रो कैप है, तो अभी भी स्मॉल कैप में आते हैं ये लोग। करंट प्राइस 82 का है, थोड़ा अपने हायर एंड पे ही है। इन्होंने 938 का हाई बनाया है, तो उसमें ये ऑलमोस्ट हाई एंड पे हैं। सबसे जो गुड थिंग्स है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग्स देखिए अप टू 22.5 है। अभी काफ़ी ये स्टॉक का वैल्यूएशन लो है। काफ़ी स्ट्रेंथ होती है इनमें कि ये आगे बढ़ सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो है 3.17 का। अभी हम आपको बताते हैं कि ये 3.17 क्यों कम है। इस फील्ड में प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी बढ़ता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसके पीयर से कंपैरिजन में आते हैं। हम बजाज फाइनेंस में आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 8.25 है। 8 से भी ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू हो चुका है। अब ऐसे लेवल पे ग्रोथ आना बड़ा मुश्किल होता है, और आप यहीं पे देखिए एमएस फाइनेंशियल का 3.17 है। इसी तरह से हम उसमें देखते हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग्स है, कि कितना वैल्यूएशन मिल रहा है मार्केट में इसको, तो बजाज फाइनेंस ऑलरेडी प्राइस टू अर्निंग्स में है, 36 के प्राइस टू अर्निंग्स में है, बल्कि एमएस वाले जो हैं दैट इज़ 22.48। तो कुछ पोज़ीशंस में मेरे को लगता है कि ये इनको बीट कर रहे हैं कुछ फाइनेंशियल टर्म्स में, और अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा बैकअप है इनके पास, तो इसलिए हमें लगता है कि ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। हम आगे चलते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं। क्वार्टरली से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम ईयरली एनालिसिस करें। तो ईयरली आप देखेंगे कि सेल्स का और प्रॉफिट का जो रेशियो है, कितने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं इनके पास, 65%, 74%, 77, 81। इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कम नहीं होने दिया है। 81%, 78%, 78%, तो कंसिस्टेंटली ये 75 प्लस परसेंट पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है इनका, ठीक है?
सेल्स का काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो हमें बेसिकली क्या है, प्रॉफिट बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है। क्योंकि सिंपल है अर्निंग पर शेयर, 2 तरीके से ही प्राइस किसी भी स्टॉक का बढ़ता है। एक होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। एक होता है उसको मिलने वाला वैल्यूएशन, अगर सारा मार्केट लग जाता है कि नहीं इस कंपनी को, ये एक कोई एक्स कंपनी है, जैसे कि अडानी में देखा था, फिर अगेन नाम ले रहे हैं लेकिन कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। अडानी में हमने देखा था कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 300, 400, 500 तक चला गया था, क्योंकि डिमांड इतनी हो गई थी कि सभी लोग उसको लेना चाहते थे। तो उस कारण से उसमें अगर अर्निंग्स नहीं भी थी, कम थी, तो भी उसको प्राइस बहुत ऊपर जा रहा था, क्योंकि उसका उसका जो वैल्यूएशन है उसको काफ़ी मिल रहा था। तो 2 ही एंगल है, प्राइस टू अर्निंग्स है और अर्निंग्स है। तो आप इसमें अगर हम मानते हैं कि अगर प्राइस टू अर्निंग में एक्सपेंशन नहीं भी आया, लेकिन अगर अर्निंग्स इसी प्रकार से बनी रही कि अपने इन्होंने अर्निंग्स को कम नहीं होने दिया, तो हर साल ये अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं और अर्निंग्स उसी लेवल पे कर रहे हैं, तो हमेशा प्रॉफिट जो है, आप नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट हम देखते हैं कि यहाँ पर 2019 या 20 से लास्ट 4-5 साल से देखते हैं तो 168, 146 करोड़, 161 करोड़, 206 करोड़। अभी लास्ट ईयर से इन्होंने लगभग-लगभग 40 45 करोड़ बढ़ा चुके हैं और लास्ट 12 महीनों में ये भी इसको और पिछले मार्च 23 से कंपेयर करते हैं तो भी ये हाई उस पे एंड पे चल रहे हैं। लगभग इन्होंने स 11-12 करोड़ रुपए और बढ़ा चुके हैं ये अपने नेट प्रॉफिट में। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 साल की जो है वो 22% पे है, जो कि हम अच्छा मान सकते हैं, इसको काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये लोग। अब हम देखते हैं कि इनका बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में आप इसको देखिए कि इन्होंने जो रिज़र्व्स है, उसको कितनी स्पीड से बढ़ा रहे हैं अपने रिज़र्व्स को। 932, 1125 करोड़, 1295 करोड़, 1464 करोड़। तो लास्ट 4-5 ईयर्स में हम देखा है इसको कि एकदम इंक्रीजिंग एंड पे ही है। अदर एसेट्स भी इनके बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी इनके जो है इंक्रीजिंग एंड पे ही हैं। नेट कैश फ्लो हमें लगा है कि हाँ, ये नेगेटिव है, ऑपरेटिंग में ये नेगेटिव कर रहे हैं, फाइनेंसिंग में काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन नेट इनका जो है -46 करोड़ का है। तो यहाँ इनको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम बाकी आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आप प्रमोटर्स को देखिए, प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल कंसिस्टेंट बना हुआ है। 73% का प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इतना अच्छा अगर प्रमोटर्स का अगर पैटर्न रहता है, 73%, 74%, तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही नज़र आता है। एफआईआईज़ का भी अच्छा स्टेक है। एफआईआईज़ को आप देखोगे तो पहले थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अब बिल्कुल बाहर नहीं आए हैं, अब तो सब जगह कम हुए हैं एफआईआईज़, क्योंकि ग्लोबली थोड़ा एक डिप्रेशन है। तो अभी भी देखिए आप 1.59 पे ये बने हुए हैं। डीआईआईज़ देखिए, मैं आपको डीआईआईज़ का इंटरेस्ट दिखाता हूँ, 10% डीआईआईज़ हैं और डीआईआईज़ कौन है? सारे म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड, आईडीएफसी फंड, टाटा फंड, आप हम जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं, ये पैसा यहाँ पे आ रहा है। हमारे लगाए हुए पैसे जो म्यूचुअल फंड के होते हैं, हम सोचते हैं म्यूचुअल फंड जो है वो कैसे कमाते हैं, तो ये देखो तरीका, ये लोग ढूँढते हैं 24 आवर्स 24/7, ये बिल्कुल टच में रहते हैं, तो ढूँढते हैं अच्छी कंपनियों को और उससे हम जान सकते हैं कि ये इनका पैसा कहाँ जा रहा है, तो ये सारे म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर हैं। पब्लिक का देखो कोई ज़्यादा इसमें नहीं है और ये अच्छी बात है। क्योंकि ये बाकी जो होते हैं कि जब पब्लिक का जो फ्लोट कम रहता है तो प्राइस को इंक्रीज़ होने में जल्दी संभावनाएँ होती हैं, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं उनको सेल नहीं करना है, डीआईज़ भी जल्दी से निकलते नहीं हैं, एफआईआईज़ जल्दी से निकलते नहीं हैं। अगर पब्लिक नहीं है, अगर डिमांड और सप्लाई का अगर उन्होंने अपना एक गेम है वो अगर प्ले किया, तो बहुत जल्दी इसमें एक अच्छा इंक्रीज़ आ सकता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब थोड़ा-सा हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं इस पे ही। टेक्निकल चार्ट हम 3 साल का देखते हैं, प्राइस का पहले आप देखिए, प्राइस में जो है कि वो अभी अपने ऑल टाइम हाई से तो थोड़ा कम है, लेकिन अभी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही है और जैसे कि अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो अर्निंग्स आ सकती हैं। तो हमेशा अच्छे स्टॉक्स में रहेगा रिकमेंडेशन, आप वॉच लिस्ट में रखिए, बाय ऑन डिप्स पे रखिए कि जब भी आपको लगता है कि 1% का, 2% का डिप आया, तो 2 शेयर, 5 शेयर अपनी-अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन होता है हर इस अच्छे स्टॉक में, तो उसको आप पॉलिसी को अपना सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स को देखिए, यहाँ मेरे को अच्छा लगा कि क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, इसलिए इनको कभी-कभी ऐसा टाइम था 2020 के अंदर कि इनको 37 तक का पीई मिला है, 37, 33, 30 तक के पीई मिले हैं। अभी आज ये जो हैं, वो केवल 22 के पीई पे हैं। तो अगर प्राइस टू अर्निंग्स में भी एक्सपेंशन आया और उन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को भी टच किया, तो हम देख सकते हैं कि 1.5 गुना तो ये केवल प्राइस टू अर्निंग्स में हो जाएँगे और अर्निंग्स पर शेयर तो बढ़ ही रही हैं। तो फिर प्राइस है वो आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में अच्छा बढ़ सकता है। तो ये था हमारा टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम दोबारा अपने प्रेजेंटेशन
नेगेटिविटी हम इसलिए इंक्लूड करते हैं कि जिससे कि हमारा एक फेयर पिक्चर रहे कि हमने हमने अगर हर प्रकार के पॉइंट दिखे हैं, तो हम उसमें दिखाएँ कि इसमें हमें नेगेटिव क्या मिला है, जिससे कि आपको अपना डिसीज़न लेने में एक स्ट्रेंथ मिले। तो एक है जैसे हमने बताया था नेगेटिव कैश फ्लो पे ये लोग हैं, थोड़ा-सा इनको काम करना है कि नेगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा कर रहे हैं लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो में शायद नेगेटिव है और फाइनेंसिंग में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनको नेट में है जो उसको पॉजिटिव आना चाहिए। लो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 14.2 पे है, जो कि कम है। और लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11.4 का, ये भी कम है। लेकिन एक एनबीएफसी, एक बैंक को हम जनरली देखते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स में, जो अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट एयूएम कैसे बढ़ा रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है क्योंकि बैंकिंग और एनबीएफसी को देखने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है, तो ये आप इसको नेगेटिव मान भी सकते हैं और इसको ओवरलुक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इस वीक का एनालिसिस जो था एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज में और आप जब अगर अभी तक प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए क्योंकि हम हर वीकेंड केवल एक ही वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो आपके पास पहुँचे, आप उसके बाद उसको देखकर एकदम कोई डिसीज़न ना लें, हम फिर दोबारा कहेंगे, उसको देख के आप अपना एनालिसिस करें कि क्या ये कंपनी क्या सच में कुछ ऐसी है कि हम अपना स्टॉक उसमें अपना कोई इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने कम्युनिटी में अपने अपने जो कम्युनिटी उसमें उसको शेयर कीजिए, जो लोग स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप हमें प्लीज़ ज़रूर मोर से मोर कमेंट कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे से कोशिश करेंगे कि ये मोटिवेशन बरकरार रहा तो हम 2 जो अभी हम करंटली 1 वीडियो बनाते हैं हर वीक हम 2 वीडियो लेके आएँ और इसी तरह हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप हमें लिख भी सकते हैं stockbasicsrahul@gmail.com पे। तो ये था हमारा इस वीक का एनालिसिस। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही किसी पोटेंशियल मल्टीबैगर कंपनी के साथ में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।